डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड ईयर तृतीय वर्ष के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में अपना फर्स्ट पेपर जो है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पेपर में एक प्रमुख विचारक प्लेटो के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि यूनानी पाश्चात्य परंपरा में तीन प्रमुख विचारक हमें देखने को मिलते हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा में दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सुकरात का शिष्य हुआ प्लेटो और प्लेटो का शिष्य हुआ अरस्तु। तो इस तरह हम देखें कि ये यूनानी चिंतन परंपरा जो है, उस चिंतन परंपरा में हमें राज्य के बारे में, शासन के बारे में, संविधानों के बारे में, व्यक्ति और राज्य के संबंध के बारे में किस प्रकार के विचार देखने को मिलते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं प्लेटो की। और जैसा कि आपको बताया गया कि प्लेटो का प्रमुख जो ग्रंथ उसके द्वारा लिखा गया वो है सर रिपब्लिक नामक ग्रंथ की प्लेटो ने रचना की। उसके चिंतन को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे पास एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है रिपब्लिक में आपको बताया गया कि सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज पर चर्चा की प्लेटो ने वो था साहब न्याय। और इसी कारण इस रिपब्लिक नामक पुस्तक का एक उपनाम भी दिया गया जिसे कहा गया कंसर्निंग जस्टिस, अर्थात न्यायशास्त्र पर हम देखें चर्चा। तो ये रिपब्लिक नामक पुस्तक में प्लेटो चाहता है कि राज्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है न्याय। प्लेटो का जो न्याय है यह औपचारिक अथवा कानूनी अथवा न्यायालयों में दिखाई देने वाले न्याय के स्थान पर एक न्याय नैतिक रूप में, दार्शनिक अवधारणा के रूप में हमें दिखाई देता है। प्लेटो इस न्याय के आधार पर स्थापित राज्य को नाम देता है आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है और प्लेटो अपने इस आदर्श राज्य की स्थापना क्यों करना चाहता है। तो हम देखें कि प्लेटो ने चिंतन पर सबसे प्रभावित करने वाली जो घटना थी वो ये थी कि उसके गुरु कौन, सुकरात को तत्कालीन शासकों द्वारा सुकरात के बुद्धिजीवी होने पर भी उसे प्राणदंड दे दिया गया। प्लेटो ने देखा कि तत्कालीन राज्यों में जो शासक हैं वो बुद्धिहीन हैं, या हम देखें भाईवतीजावाद है, या भ्रष्टाचार है, शासन में अस्थिरता है और ज्ञान का अभाव है। तो इन समस्याओं के फलस्वरूप राज्य में कई बीमारियां, अस्थिरता है, ये कई बीमारियां पैदा हो चुकी थी और इन बीमारियों को वो निदान करना चाहता था। और एक कैसे राज्य की स्थापना करना चाहता है वो? आदर्श राज्य की स्थापना, आइडियल स्टेट की स्थापना करना चाहता है। तो प्लेटो की रिपब्लिक नामक पुस्तक में जो सर्वाधिक बल दिया गया है वो बल किस चीज के ऊपर दिया गया है? आदर्श राज्य के ऊपर बल दिया गया है। देखिए, प्लेटो के अनुसार राज्य क्यों जरूरी है, राज्य का स्वरूप क्या है, उसकी नेचर क्या है। तो देखिए, राज्य का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति के लिए किसकी प्राप्ति करना? सद्जीवन की, अच्छे जीवन की, गुड लाइफ मेंटेन, ये जो है वो किसके द्वारा की जाएगी? राज्य के द्वारा की जाएगी। और दूसरी बात, प्लेटो राज्य के बारे में जो कहता है कि राज्य का निर्माण चट्टानों से, नदियों से, पर्वतों से, भूमि से नहीं होता, अपितु प्लेटो का एक स्पष्ट रूप से मानना है कि राज्य जो है उसमें निवास करने वाले व्यक्ति जो हैं उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विराट रूप, अर्थात व्यक्तियों का ही व्यापक रूप, अर्थात व्यक्तियों से मिलकर के क्या बनता है? राज्य बनता है। तो जिस प्रकार के व्यक्ति होंगे, तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो राज्य भी एक चेतना है और व्यक्ति में भी चेतना है। तो जैसी व्यक्ति की चेतना होगी उसी के अनुरूप किसकी चेतना होगी? राज्य की चेतना होगी। तो इसको एक दूसरे प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्लेटो ने माना कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आत्मा है उस आत्मा में सर्वोच्च सद्गुण, और सर्वोच्च सद्गुण प्लेटो के अनुसार क्या है साहब? हाईएस्ट वर्च्यू। प्लेटो के अनुसार सर्वोच्च सद्गुण है न्याय, और प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में न्याय मौजूद है। पर प्रकृति ने तीन प्रकार के गुण जो हैं वो व्यक्ति की आत्मा में निर्मित किए हैं, बनाए हैं। विवेक, साहस और संयम, ये तीन गुण हैं। और जिस व्यक्ति में जो गुण प्रधान होता है वह अपने उसी गुण के आधार पर अपने कार्यों को करता है। प्लेटो ने कहा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के गुण के अनुसार उसके लिए प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करे,
बिना दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप किए हुए, बिना दूसरों के कार्य में व्यवधान किए हुए, तो वह व्यक्ति अपने साथ न्याय करता है। और अगर समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करेगा तो उस राज्य में स्वतः ही सर्वोच्च सद्गुण क्या न्याय की स्थापना हो जाएगी। तो प्लेटो के इस आदर्श राज्य का आधार क्या है साहब? न्याय की स्थापना करना चाहता है। और ये न्याय भी किसकी चेतना, किसका आधार है? व्यक्ति का आधार है। तो राज्य जो है व्यक्ति का विराट रूप है। और इसी आधार पर हम देखते हैं कि राज्य का स्वरूप भी कैसा है? सावयव स्वरूप, ऑर्गेनिक थ्योरी, अर्थात राज्य जो है वो चेतन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। तो इस प्रकार की बात कहने वाला व्यक्ति हमें कौन दिखाई दे रहा है? पहली बार प्लेटो दिखाई दे रहा है। तो राज्य को विराट रूप में, किसके रूप में? व्यक्तियों की विराट रूप में देखता है। और राज्य के किस रूप को स्वीकार करता है? सावयव स्वरूप को स्वीकार करता है। और राज्य में जो सर्वोच्च सद्गुण मानता है वो किसको मानता है? न्याय को मानता है। तो इस प्रकार राज्य के स्वरूप के बारे में। इसके अलावा हम देखें कि प्लेटो राज्य में स्पष्ट रूप से, अपने राज्य में स्पष्ट रूप से कार्य विभाजन करना चाहता है। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क, ये कार्य का विभाजन किस आधार पर करता है, कैसे करता है? तो यहाँ आपको ये जानने की जरूरत है कि प्लेटो के राज्य में प्लेटो ने ये माना कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में जो गुण हैं, 3 गुण माने उसने। कौन कौन से गुण माने उसने? एक तो माना विवेक, विजडम, दूसरा कौन सा माना? साहस, और तीसरा क्षुधा। तो देखिए 3 गुण हैं। इन 3 गुणों के आधार पर उसने राज्य को स्पष्ट रूप से 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से हैं 3 वर्ग? देखिए, जिस व्यक्ति में विवेक की प्रधानता है, बुद्धिमत्ता, विजडम, ज्ञान, नॉलेज भरा हुआ है, वह व्यक्ति को वो कौन से वर्ग में रखता है? शासक वर्ग में रखता है। और जिसमें उत्साह, साहस, करेज की प्रधानता है, उसको कौन से वर्ग में रखता है? सैनिक वर्ग में रखता है, जो रक्षा संबंधी कार्य करते हैं। और जिनमें क्षुधा, एपेटाइट है, संयम, भूख, ये तत्व मौजूद हैं, उनको प्लेटो उत्पादक वर्ग में रखता है, प्रोड्यूसर क्लास में रखता है। और इसमें प्रमुख तौर पर शिल्पी हैं, कृषि, व्यवसाय या अन्य उत्पादन संबंधी कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनको किस वर्ग में रखा गया है? उत्पादक वर्ग में रखा गया है। तो यहाँ प्लेटो प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा के गुण के आधार पर उसे एक स्पष्ट वर्ग में विभाजित कर देता है और उनके बीच कार्यों का बंटवारा कर देता है। और इसी कार्य विभाजन के साथ साथ हमें एक चीज और दिखाई देती है, वो है कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। कार्य विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन, की प्रत्येक विशिष्ट कार्य को करने के लिए विशिष्ट गुण वाला व्यक्ति ही जरूरी है। अर्थात शासन संबंधी जो कार्य है, उस शासन संबंधी कार्य को सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा किया जाए? जिसमें किसकी प्रधानता हो? बुद्धि की, विवेक की प्रधानता हो। रक्षा संबंधी कार्य जो है उसी व्यक्ति द्वारा किया जाए जिसमें किसकी प्रधानता हो? साहस की प्रधानता हो। अर्थात उसे ही मिलिट्री क्लास में, सैनिक वर्ग में रखा जाए। तो यहाँ अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के गुण के अनुसार कार्य नहीं करता, अपनी आत्मा के विपरीत कार्य करता है, तो वह अपने साथ भी अन्याय करता है और दूसरों के साथ भी, और राज्य में भी किसकी स्थापना होती है? अन्याय की। तो प्लेटो इस अन्याय को समाप्त करना चाहता था और इसीलिए उसने अपने राज्य का आधार किसको माना? न्याय को। इसके लिए उसने कार्य विभाजन और कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर बल दिया। इसी के साथ प्लेटो अपने इस आदर्श राज्य का नेतृत्व जो है, वह नेतृत्व किसको सौंपता है? अर्थात आदर्श राज्य के शासन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है? तो यहाँ देखिए प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का नेतृत्व जो है वो सौंपा है साहब फिलोसोफर किंग, दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा को शासन का नेतृत्व सौंपा है, राज्य की बागडोर पूरी तरह से उसके हाथों में सौंप दी है। तो ये दार्शनिक राजा कौन है? तो देखिए प्लेटो ने उसी व्यक्ति को दार्शनिक राजा के तौर पर नियुक्त माना है या उसी व्यक्ति को दार्शनिक राजा के रूप में स्वीकार किया है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में द हाईएस्ट लेवल ऑफ विजडम, जिसमें सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च मात्रा में क्या मौजूद है? विवेक मौजूद है। उसी व्यक्ति को प्लेटो किस रूप में देखना चाहता है? दार्शनिक राजा के रूप में। ऐसा क्यों करता है प्लेटो? अर्थात दार्शनिक राजा को शासन की बागडोर क्यों सौंपना चाहता है? तो प्लेटो का यह मानना था कि दार्शनिक राजा में विवेक मौजूद है, ज्ञान मौजूद है और वह अपने इस विवेक के आधार पर राज्य के शासन का संचालन आसानी से कर सकता है और उसका विवेक उसे कोई भी गलत कार्य करने से रोकेगा और
प्लेटो यह भी मानता है कि जिस व्यक्ति में विवेक की प्रधानता है वह कोई गलत कार्य कर भी नहीं सकता, उस पर नियंत्रण के लिए किसी प्रकार के कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ समझने की बात जो है वो ये है कि प्लेटो कानून के स्थान पर किस तत्व को महत्व दे रहा है, विवेक को महत्वपूर्ण दे रहा है। और विवेक किसमें मौजूद है, दार्शनिक राजा में, और इस दार्शनिक राजा द्वारा ही किसका संचालन किया जाएगा, आदर्श राज्य का संचालन किया जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लेटो अपने इस आदर्श राज्य को इस प्रकार से चित्रित करता है, इस प्रकार से रेखांकित करता है। और इसे हम समझने के लिए इस आदर्श राज्य का निर्माण किस प्रकार किया प्लेटो ने। आदर्श राज्य रूपी जो अट्टालिका है, भव्य भवन है, देखिए प्लेटो का आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है उसने रिपब्लिक में बड़े ही भव्य तरीके से उसका वर्णन किया है, और उसका जो दार्शनिक आधार है, उसका जो नैतिक आधार है, उसको स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखा है। तो किस प्रकार से रखा है, तो देखिए आदर्श राज्य जो है, इस आदर्श राज्य का आधारशिला क्या है, अर्थात आदर्श राज्य रूपी जो भवन है वो किस पे टिका हुआ है, वो टिका हुआ है न्याय के ऊपर टिका हुआ है, जिसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। तो न्याय जो है उस क्या है, व्हाट इज द जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा में मौजूद अर्थात अपनी प्रकृति के गुण के अनुसार अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करे और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। तो वह व्यक्ति अपने साथ भी न्याय करता है और उस राज्य में भी स्वतः ही किसकी स्थापना हो जाती है, न्याय की स्थापना हो जाती है। तो प्लेटो ने उस राज्य में माना है कि साहब सबसे पहले हम देखें कि आर्थिक आवश्यकताएं व्यक्ति को एकबद्ध होने के लिए प्रेरित करती हैं, और आर्थिक आवश्यकताओं के लिए उत्पादन संबंधी कार्य होते हैं, और इन उत्पादन संबंधी कार्यों को किस व्यक्ति द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है, जिसमें भूख हो, क्षुधा हो, अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करने की। तो प्लेटो उस वर्ग को एक अलग श्रेणी में रखता है, वो वर्ग है प्रोड्यूसर क्लास, उत्पादक वर्ग। दूसरा है कि सब रक्षा जरूरी है व्यक्ति को अपनी, तो रक्षा करने का काम उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जिसमें कौन से तत्व मौजूद है, जिनमें साहस मौजूद है, जिनमें उत्साह मौजूद है। तो प्लेटो इस साहस प्रधान व्यक्तियों को कौन से वर्ग में रखता है, सैनिक वर्ग में रखता है। इसके अलावा कि सब शासन चलाने की आवश्यकता होगी, शासन का राज्य का नेतृत्व चलाने आवश्यकता होगी, तो इसके लिए प्लेटो कहता है कि शासन संबंधी जो कार्य है बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसे किसी अरे गहरे व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं किया जाए, अपितु शासन की जो बागडोर है वो उन्हीं व्यक्तियों को सौंपी जाए जिनमें कौन सा तत्व प्रधान है, विवेक का तत्व प्रधान है। तो प्लेटो विवेकशील व्यक्तियों को कौन से वर्ग में रखता है, शासक वर्ग में। तो यहाँ स्पष्ट रूप से समाज का, राज्य का विभाजन 3 वर्गों में कर दिया गया, और इस विभाजन का आधार व्यक्ति की आत्मा का गुण है। और अगर किसी राज्य में ये तीनों गुण पर्याप्त मात्रा में अनुपात में मौजूद हैं, प्रॉपर रेशो में मौजूद हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करता है, तो वह उस राज्य में स्वतः ही एक सर्वोच्च सद्गुण की स्थापना हो जाती है, और वो सर्वोच्च सद्गुण कौन सा हो गया, न्याय स्थापित हो गया। तो इस आधार पर प्लेटो यह वर्गों का विभाजन करता है। और हम देखें इसी के साथ, अब देखिए यह तो व्यक्ति की आत्मा के अर्थात आंतरिक स्वरूप को निर्धारित करने के लिए है, परंतु व्यक्ति के बाह्य आचरण को भी हम देखें कई परिस्थितियां जो होती हैं वो प्रभावित करती हैं, अपने कर्तव्य पथ से विचलित कर देती हैं, उसकी मार्ग में कई अवरोध खड़े होते हैं। तो व्यक्ति के बाह्य आचरण को सुधारने के लिए, या हम देखें कि उसके मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए प्लेटो हम देखें कि आधार स्तंभ के रूप में, हम देखें पिलर के रूप में, फाउंडेशन पिलर के रूप में 2 चीजें, 2 सिद्धांत हमारे सामने और पेश करता है। और वो 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं, शिक्षा योजना, एजुकेशन प्लान, और इसी के साथ साम्यवाद का सिद्धांत। देखिए शिक्षा योजना क्या है, प्लेटो की रिपब्लिक में बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से हम देखें एक शिक्षा योजना का प्रतिपादन प्लेटो के द्वारा किया गया है। और अगर प्लेटो की शिक्षा योजना को हम देखें रिपब्लिक में, तो कई लोगों ने टिप्पणी की प्लेटो की जो रिपब्लिक है वह शिक्षा पर लिखा हुआ अब तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी है रिपब्लिक में, और ये टिप्पणी किसके द्वारा की गई, रूसो के द्वारा ये टिप्पणी की गई। तो शिक्षा की व्यक्ति की आत्मा का परिमार्जन करने के लिए, उसे परिष्कृत करने के लिए, और उसे एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करने के लिए शिक्षा प्रणाली होना जरूरी है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे हम देखें कि यह शिक्षा राज्य के द्वारा दी जाएगी,
प्लेटो की शिक्षा जो है वह राज्य के द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। और दूसरी है कि प्लेटो अपनी शिक्षा को पुरुषों के साथ साथ समान रूप में स्त्रियों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उस जमाने में प्लेटो ने पुरुष और स्त्री के लिए समान शिक्षा को स्वीकार किया। तीसरी बात हम देखें कि प्लेटो जो है वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा, कि अगर कोई शासक वर्ग में है उसके लिए अलग प्रकार की शिक्षा है, कोई सैनिक वर्ग में है उसे अलग प्रकार की शिक्षा है। तो यहाँ ये शिक्षा योजना जो है बड़ी व्यापक योजना है। दूसरा, साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो का ये मानना था कि जो समाज में शासक वर्ग जो है, वो सैनिक वर्ग जो है, जिसके ऊपर महत्वपूर्ण दायित्व है, जिम्मेदारी है राज्य को संचालित करने की, वो अपने कर्तव्य से विमुख हो सकता है, कर्तव्य से भटक सकता है। उसके कर्तव्य को भुलाने वाली कई चीजें हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर है परिवार का जो स्नेह होता है। और हम देखें दूसरी चीज है संपत्ति, कि संपत्ति का जो लालच है व्यक्ति को वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकती है। तो प्लेटो इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक साम्यवाद के सिद्धांत का, अर्थात आत्मसंयम के सिद्धांत का, नियंत्रण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। वह कहना चाहता है कि साहब इस शासक वर्ग को, सैनिक वर्ग को हम देखें कि निजी संपत्ति, पर्सनल प्रॉपर्टी उसके पास नहीं होनी चाहिए, और उसका अपना कोई निजी परिवार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संपत्ति, कंचन और कामनी, ये दो तत्व प्लेटो ने माने हैं जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। तो प्लेटो इनको रोकने के लिए साम्यवाद का सिद्धांत देता है और निजी संपत्ति का निषेध करता है, और साथ ही किसका भी, परिवार का भी निषेध करता है। जब परिवार नहीं रहेंगे, संपत्ति नहीं रहेगी, तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेगा? तो प्लेटो ने कहा कि साहब भोजन की, वस्त्र की, आवास की, ये जो सुविधाएं हैं वो राज्य के द्वारा सामूहिक तौर पर की जाएंगी, सामूहिक तौर पर प्रबंध किए जाएंगे कि साहब भोजनालय खोले जाएं, वस्त्रालय खोले जाएं, आवास के लिए बड़े बड़े धर्मशालाएं बनाई जाएं, और इनमें व्यक्ति आसानी से रह सकता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो फिर हमें निजी संपत्ति की आवश्यकता भी नहीं होगी और परिवार की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो इस रूप में प्लेटो यहाँ साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। शिक्षा योजना और साम्यवाद, इनके बारे में अगले वीडियो में भी बात करेंगे। तो देखिए प्लेटो ये है जो शिक्षा योजना है वो सभी वर्गों के लिए अलग अलग शिक्षा योजना का प्रतिपादन करता है, परंतु साम्यवाद का सिद्धांत जो है, यह साम्यवाद का सिद्धांत इन दो वर्गों के लिए, कौन कौन से वर्ग? शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। और प्लेटो इन दोनों को मिला करके हम देखते हैं कि नाम देता है, वो है संरक्षक, गार्जियन वर्ग, गार्जियन क्लास, संरक्षक वर्ग। अर्थात प्लेटो का ये साम्यवाद का सिद्धांत सिर्फ किनके लिए है? संरक्षक वर्ग के लिए है, इसके लिए नहीं है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है, क्योंकि उत्पादक वर्ग को अपना व्यवसाय करने के लिए, अपना उत्पादन करने के लिए निरंतर किसकी आवश्यकता होती है? संपत्ति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ प्लेटो इस संरक्षक वर्ग के लिए बात करता है। तो इस प्रकार प्लेटो अपने आदर्श राज्य का चित्रण हमारे सामने पेश करता है, जिसका आधार इसका न्याय है और आधार स्तंभ क्या है? शिक्षा योजना और साम्यवाद का सिद्धांत। अब यहाँ हमें देखने की बात है कि प्लेटो ने बड़े भव्य तरीके से, बड़े शानदार तरीके से अपने इस आदर्श राज्य का प्रतिपादन अपनी पुस्तक में किया, परंतु दूसरा पहलू जो है व्यवहारिक तौर पर हम देखें कि प्लेटो ने अपने जीवन काल में अथक प्रयास किए, किसको लागू करने के लिए? आदर्श राज्य के सिद्धांत को लागू करने के लिए। तो प्लेटो के स्वयं के जीवन काल में यह आदर्श राज्य का सिद्धांत लागू नहीं हो पाया, और उसकी मृत्यु के पश्चात भी हम देखें ये आदर्श राज्य का सिद्धांत लागू नहीं हो पाया। और प्लेटो के इस आदर्श राज्य के सिद्धांत की आलोचना की गई, और वो आलोचना, सबसे ज्यादा आलोचना हम देखें जो प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो का शिष्य कौन? अरस्तु के द्वारा ही प्लेटो के इस आदर्श राज्य के सिद्धांत की आलोचना की गई, और उसने कहा कि साहब यह आदर्श राज्य जो है वो परिवार को ही समाप्त कर देता है और नैतिकता को ही खत्म कर देता है कि कौन किसका पिता होगा, कौन किसकी माता होगी, और व्यक्ति परिवार जो है वो महत्वपूर्ण इकाई है हमारे समाज की नैतिकता की। तो ये सब चीजें हमें, और संपत्ति, निजी संपत्ति को खत्म कर देता है, जो कि व्यक्ति को अभी प्रेरणा देती है अधिक से अधिक परिश्रम करने की। तो अरस्तु इन आधारों पर प्लेटो अपने गुरु के इस आदर्श राज्य के सिद्धांत की आलोचना करता है। इसके अलावा और भी कई विचारक जो हैं जिनमें हम प्रमुख तौर पर नाम ले सकते हैं, कार्ल पॉपर का, डरिंग महोदय का। इन्होंने भी कहा कि प्लेटो के आदर्श राज्य में कई कमियां हैं, और उन्होंने कहा कि साहब ये अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक मतलब ये है कि साहब यह कल्पनाओं की उड़ान है,
अर्थात प्लेटो ने अपनी आंखें बंद करके अपनी कल्पनाओं के घोड़े पर सवार होकर के अपने इस आदर्श राज्य का चित्रण किया है। उसने ये तथ्यों को नहीं देखा, व्यवहारिक तथ्यों को नहीं देखा कि ये व्यवहारिकता में ये सिद्धांत लागू हो सकता है, अथवा तो इसे यूटोपियन राज्य भी कहा गया, कल्पनाओं का राज्य भी कहा गया, जिसका व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा इस आदर्श राज्य में उपेक्षा की गई है किसकी? उत्पादक वर्ग की। उत्पादक वर्ग की हिसाब, इस उत्पादक वर्ग को हम देखें कि एक निश्चित परिधि में निर्धारित कर दिया गया है कि वह सिर्फ कृषि, शिल्पी या अन्य उत्पादन संबंधी कार्य करे। अगर मान लीजिए किसी उत्पादक वर्ग में के व्यक्ति में कोई विशिष्ट योग्यता है, बुद्धिमत्ता है, तो उसको भी इसमें भाग लेने का मौका मिलना चाहिए, शासन में उसको भाग लेने का मौका मिलना चाहिए। पर इस तरह का प्रावधान हम देखें प्लेटो के आदर्श राज्य में हमें दिखाई नहीं देता। इसके अलावा प्लेटो ने हमें आदर्श राज्य में बताया कि आदर्श राज्य का नेतृत्व दार्शनिक राजा के द्वारा किया जाएगा और जिसमें किसकी प्रधानता होगी? विवेक की प्रधानता होगी। और हम देखें कि प्लेटो ने उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध निर्धारित नहीं किया है। तो लोगों ने कहा कि संभव है कि जब बिना प्रतिबंधों के अभाव में शासक वर्ग पूरी तरह से क्या हो सकता है? निरंकुश हो सकता है। और इसके अलावा हम देखें कि प्लेटो के आदर्श राज्य में उपेक्षा की गई है किसकी? कानून की, लॉज की। देखिए, शासन संचालन के लिए कानूनों का होना जरूरी है और कानून व्यक्ति के विवेक की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति होते हैं। और प्लेटो कानून के महत्व को रत्ती भर भी स्वीकार नहीं करता। वह इस कानून के स्थान पर शासन को किसके द्वारा संचालित करना चाहता है? विवेक के द्वारा संचालित करना चाहता है, जो कि यथार्थ रूप में संभव नहीं है। और प्लेटो ने अपनी इस गलती को बाद में सुधारा भी। और प्लेटो ने जो अपने जीवन के उत्तरार्ध में, प्रौढ़ अवस्था में जो पुस्तक लिखी लॉज, उस लॉज में जो उपादर्श राज्य जो था, सबाइडियल स्टेट जो था, उस सबाइडियल स्टेट में प्लेटो ने इस बात को माना। उसने विवेक के स्थान पर किसको स्वीकार किया? कानून के महत्व को स्वीकार भी किया। इसके अलावा प्लेटो कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत के आधार पर समाज में जो समाज एकता पर आधारित होना चाहिए, उस एकता के स्थान पर हमें पृथकता, अलग अलग इस भाव जो है, विभाजन जो है, वो स्थापित करना चाहता है, जो कि किसी राज्य की एकता के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यह कमियां जो हैं वो हमें प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत में, और सबसे बड़ी कमी ये है कि यह साहब आदर्शवादी है। जैसा कि ये आदर्श राज्य जो है तो यह आदर्शवादी बना रहा, व्यवहार में क्रियान्वित नहीं हो पाया। फिर प्लेटो के इस आदर्श राज्य का महत्व क्या है? तो देखिए, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का सिद्धांत जो है वो अपने अनुभव के आधार पर इसका प्रतिपादन किया। उसने एथेंस के या उसके आसपास के विभिन्न नगर राज्यों का भ्रमण किया और अपने गुरु के साथ जो दुर्घटना हुई, जो उसकी जो विवेकशील होने के बावजूद भी उसे प्राणदंड जो अन्याय हुआ, इन सब घटनाओं ने बाध्य किया प्लेटो को एक आदर्श राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए। तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का निर्माण करते समय अपने आसपास के जो राज्य थे उनकी कमियों को दूर करने के लिए ये आदर्श राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। परंतु प्लेटो जो है वह उसका उद्देश्य तो अच्छा है कि वह एक आदर्श राज्य अर्थात ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसमें कोई कमी नहीं हो, अर्थात टोटल परफेक्शन हो, सर्वश्रेष्ठ हो। परंतु उस सर्वश्रेष्ठ राज्य को लागू करने के लिए वह जो आसपास के वातावरण जो है उसमें पाए जाने वाले जो तथ्य हैं उन तथ्यों को वो भूल जाता है और सिर्फ अपनी कल्पनाओं के सहारे वह एक आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। परंतु फिर भी हम देखें प्लेटो के आदर्श राज्य का महत्व ये है कि आज भी ये माना जाता है कि शासक वर्ग जो है वह बुद्धिमान होना चाहिए। शासन संबंधी कार्य विशिष्ट कार्य है, उसको एक विशिष्ट प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता होनी चाहिए, अनुभव उसके पास होना चाहिए, ज्ञान उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा हम देखें कि प्लेटो आदर्श राज्य में जो संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है कि शासक वर्ग भ्रष्टाचारी ना हो, अब भाई भतीजावाद ना करें, तो इसके लिए जरूरी है कि प्लेटो जो साम्यवाद की बात करता है उसका सार आज भी हमें महत्वपूर्ण दिखाई देता है। तो इस प्रकार प्लेटो की आदर्श राज्य का सिद्धांत हमें इस रूप में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। यह है प्लेटो का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप सबको ये एग्जाम में पूछा जाता है। आप इस वीडियो को में अपनी जिज्ञासाएं नीचे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं और दूसरे विद्यार्थियों के साथ शेयर करें, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। थैंक यू।